नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2010 पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर सभी वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ है। प्रकृति के अनुरूप यानी कि ये प्रकृतिवाद की बात कर रहा है, जिसमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। प्रकृति के नियम खुद ही उसको सिखा देंगे, प्रकृति के नियम वो खुद ही सीख लेगा, यानी बच्चे को स्वतंत्र रूप में छोड़ने की बात की जाती है प्रकृतिवाद में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्राकृतिक की ओर वापसी। तो बिल्कुल सही है, रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, यानी ये प्रकृतिवाद की तरफ इशारा कर रहा है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों की बात कर रहा है, यानी प्रकृतिवाद की बात कर रहा था, ये भी सही हो गया। तीसरा देखिए, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृतिवाद की बात कर रहा है। एक अब तीनों तो उत्तर लगा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए उपयुक्त तो सभी दिया गया, तो यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाक्यांश विद्यार्थी की आवश्यकताओं की व्याख्या में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या होती है। जैसे आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर लीजिए या फिर एनसीएफ 2005 की बात कर लीजिए, दोनों संरचनावाद को समर्थन देते हैं। और संरचनावाद क्या कहता है? वो ये कहता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि बच्चे को इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी जाए या फिर इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दी जाए, क्योंकि भले ही बच्चा स्वयं करके सीखेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर टीचर अवेलेबल होना चाहिए। यानी भले ही बाल केंद्र शिक्षा है, लेकिन शिक्षक की भी भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण है। तो अब यहां पर आवश्यकता का टर्म आता है कि आखिर बच्चे को जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो बच्चे रिसीव करने के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब हो सकता है कि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, जो कि टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा है। कोई बच्चा श्रवण बाधित है, जो कि मौखिक तरीके से अगर टीचर बता रहा है तो बच्चा उसको नहीं सुन पा रहा है। कोई बच्चा मुख बधिर है, जो कि शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछ पा रहा है। कोई बच्चा अधिगम अक्षमता से जूझ रहा है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, इन सबसे जूझ रहा है। यानी प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है। अब जो बच्चा सुन नहीं सकता, उसके लिए जरूरी यह है कि टीचर उसके लिए विजुअल क्लिप्स का इस्तेमाल करे या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उसको समझाने की कोशिश करे। जो बच्चा देख नहीं सकता, उसके लिए जरूरी यह है कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करे। जो बच्चा मुख बधिर है, उसके लिए साइन लैंग्वेज की इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। और जो बच्चा अधिगम विकार से जूझ रहा होगा, उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता होगी। यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ाना ही यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प देखिए, सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्व अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। स्व अनुभूत का मतलब क्या हो गया? स्व मतलब कि अपना, यानी बालक का खुद का, और अनुभूत यानी कि एक तरीके से उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो उसकी आवश्यकता है उस पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जब बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन एज ए टीचर, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर जो भी बच्चे को निर्देश दे रहे हैं, वो बच्चा कैसे समझेगा? जब वो उसकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। अब आप कोई एक दृष्टिबाधित बालक है, जिसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बता रहे हैं, क्या वो आपके निर्देश को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है। उसकी स्व अनुभूत आवश्यकता यह है कि आप उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से बताएं या फिर मौखिक तरीके से बताएं। यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है, और उन जरूरतों को ध्यान में रख करके ही हम उनकी एक तरीके से अधिगम को अर्थपूर्ण कर सकते हैं। यही होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजकीय विद्यालयों में अधिकांश ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय, राजकीय विद्यालय यानी कि सरकारी विद्यालयों की बात की जा रही है। हमसे पूछा यह जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में ज्यादा ड्रॉप आउट क्यों होता है। ध्यान से समझिएगा, ड्रॉप आउट क्या होता है। इसे आप अवयव और अवरोधन का एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। उसमें होता क्या है, अपव्यय में कोई एक बालक बिना अपनी प्रारंभिक शिक्षा आप केवल प्राइमरी मत समझिएगा। आरटी एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक को माना गया, यानी प्राइमरी और उच्च प्राइमरी। यानी कि कोई बच्चा 8वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट किए बिना अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे ही हम लोग ड्रॉप आउट बोलते हैं, यानी कि अपव्यय बोलते हैं। तो बार बार मतलब कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए बिना
सरकारी विद्यालय के बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ देते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे तत्पर हैं या नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तत्पर नहीं रहेंगे तो थर्डनाइक के तत्परता के नियम के अनुसार आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, बच्चा जब खुद से तत्पर नहीं रहेगा तब तक वो पढ़ाई नहीं कर सकता। अब तत्परता आएगी कैसे? जब बच्चा किसी चीज़ में रुचि लेता है, जब बच्चा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो कहीं ना कहीं उससे उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होती है उस चीज़ को सीखने के लिए। क्यों? अब बच्चे जब जन्म लेते हैं परिवार में तो देखते होंगे बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। उत्सुकता की वजह से उनमें रुचि जन्म लेती है और रुचि की वजह से उनमें इंटरनल मोटिवेशन होता है उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर यही बच्चे को जब कक्षा 8वीं तक हम क्यूरियोसिटी उसमें जनरेट कर पाएँ या फिर उसमें रुचि जनरेट कर पाएँ शिक्षा के बारे में, तो वो बीच में ड्रॉप आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो जब रुचि लेगा तो कहीं ना कहीं इंटरनली मोटिवेटेड होगा चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे के रुचि को कायम रखा जाए, बच्चे के रुचि इंटरेस्ट को बरकरार रखा जाए शिक्षा के दौरान। और ड्रॉप आउट अगर अधिक हो रहा है तो इसका कारण ही ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट कायम नहीं रखा जा पा रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते हैं। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट है? क्योंकि रुचि की वजह से ही इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है। जब बच्चा रुचि ही नहीं ले रहा है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड कहां होगा पढ़ने के संदर्भ में? क्योंकि आप भले ही उसको इनाम दे लीजिए या फिर कुछ भी बाहरी लाभ दे लीजिए या फिर कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो भी आप इनाम दे रहे हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो एक्सटर्नली मोटिवेशन जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। आप लोग विभिन्न संदीप माहेश्वरी सर और भी अन्य जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके जब मोटिवेशन को सुनते हैं तो 1 से 2 दिन आपके अंदर ऐसी ज्वाला भड़कती है, ऐसी आग लगी रहती है कि मैं क्या कर जाऊंगा। लेकिन 1 से 2 दिन बाद वो आग धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपने किसी को देख करके वो आपके अंदर मोटिवेशन आया था। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो अगर इंटरनल मोटिवेशन है, अगर मेरे अंदर से आए कि नहीं मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना, अगर खुद से आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे तो वो चीज़ आप ज़्यादा समय तक कर पाएंगे। यहाँ पर फंडा होगा कि देखिए यहाँ पर जब बच्चा रुचि लेगा तो उससे इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है और इंटरनली जब बच्चा मोटिवेट हो जाएगा तो वो पढ़ाई छोड़ेगा नहीं, यानी ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो जाएगी। हमसे यही पूछा गया था कि सरकारी विद्यालयों में अधिकांश ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वो बच्चों की रुचि को कायम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ड्रॉप आउट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा जा रहा है कि अध्यापक निर्मित और मानकीकृत परीक्षण में अंतर क्या होता है? अध्यापक निर्मित का मतलब कि अध्यापक कक्षा में कोई गतिविधि करा रहा है या फिर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, उसी दौरान उसका परीक्षण के माध्यम से बच्चों का परीक्षण लिया जा रहा है। और मानकीकृत परीक्षण क्या हो गया? मानकीकृत परीक्षण कहने का मतलब कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है बच्चे का, जैसे कि अब कोई भी स्कूल होगा सरकारी या फिर प्राइवेट, किसी ना किसी बोर्ड से तो एफिलिएटेड होगा, या तो यूपी बोर्ड से हो सकता है, मतलब कि स्टेट बोर्ड से हो सकता है, या तो सेंट्रल बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो सकता है। तो अगर कोई परीक्षण बोर्ड के नियमों के अनुसार कराई जाए तो उसे मानकीकृत परीक्षण बोलेंगे। और जब कोई एक टीचर अपने स्तर पर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है या फिर कोई गतिविधि करा रहा है, उसी दौरान अगर उसका मूल्यांकन करने के लिए कोई परीक्षण किया जाएगा तो उसे अध्यापक निर्मित परीक्षण कहते हैं। यहां पर अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर देखा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन, यानी एक गतिविधि के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है, यानी गतिविधि में ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। और दूसरा जो मानकीकृत परीक्षण होता है यह कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट की बात करता है, यानी बोर्ड परीक्षा आपका सत्र के अंत में ही तो होता है, तो यह कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट की बात करता है। तो देखिए यहां पर जो समेटिव असेसमेंट होगा उसमें जो बोर्ड है उसके नियमों के अंतर्गत आपकी परीक्षा होती है, यानी कि ये ज्यादा स्टैंडर्ड है। और ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपका मूल्यांकन होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो गया वो एक तरीके से मानक होता है। मानक कहने का मतलब कि दुनिया का कोई भी टीचर उस प्रश्न का उत्तर जांच करेगा तो प्रत्येक टीचर के द्वारा उतना ही नंबर उस बच्चे को दिया जाएगा। लेकिन जब अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है तो हो सकता है कि कोई एक टीचर बच्चे का जब मूल्यांकन कर रहा होगा कक्षा में गतिविधि के दौरान, तो हो सकता है किसी एक पक्ष की बात करे, हो सकता है दूसरा टीचर किसी दूसरे पक्ष की बात करे। यह भी तो हो सकता है ना कि टीचर भी पक्षपात कर सकता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर पक्षपात करने के सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर
फिक्स है कि 4 विकल्प में से एक ही उत्तर होगा ही होगा। इसलिए यहां पर हमसे पूछा गया था कि मुख्य अंतर क्या होगा, तो मुख्य अंतर यहां पर ऑब्जेक्टिविटी का होगा। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तु गतता का यहां पर बिल्कुल अंतर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा परीक्षण जिसमें अगर दुनिया का कोई भी टीचर जांचे, अगर बच्चे को समान अंक मिल रहा है तो उसे बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा मत समझिएगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि वो बहुत सार्थक परीक्षण है कि दुनिया का कोई भी टीचर जांचे उसको उतना ही अंक मिल रहा है। लेकिन जब अध्यापक निर्मित परीक्षण होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर जो अध्यापक है वो डोमिनेंट हो सकता है कि वह कुछ ऐसी मानकों को तय कर ले जो कि अन्य टीचर किसी दूसरे मानक के आधार पर मूल्यांकन करे, कोई तीसरा टीचर किसी तीसरे मानक के आधार पर मूल्यांकन करे। तो ये चीजें प्रत्येक इंडिविजुअल टीचर टू टीचर वेरी कर सकती हैं। इसलिए यहां पर ऑब्जेक्टिविटी का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है। मनोविज्ञान यानी कि सीधे सीधे जो आपको सीडीपी पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बीएड और बीटीसी के दौरान, उसका शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपको इसका उत्तर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि आप बच्चों के जो उनका साइकोलॉजी है उसको समझ पाए कि बच्चा कब दुखी होगा तो क्यों उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो पूरी तरीके से प्रभावित करता है, बच्चे के इमोशंस की वजह से प्रभावित होता है। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है तो आप जबरदस्ती उसको पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो संज्ञानात्मक स्तर है वो उसके संवेगात्मक स्तर से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि वो दुखी है तो उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर नहीं होगा बल्कि दुख के कारण पर होगा। तो ये आपको आना चाहिए एज ए टीचर, ये इसलिए आपको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बच्चों की। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कक्षा में कुछ शरारती गतिविधि कर रहा है जो कि पूरे कक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है, तो एज ए टीचर आप किस प्रकार से बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे ताकि आप उसको सही डायरेक्शन में यूज कर पाएं, ताकि वो कक्षा को प्रभावित भी ना करे, मतलब कि निगेटिव तौर पर प्रभावित भी ना करे, और साथ ही साथ आप उसको भी पॉजिटिव वे में शिक्षण दे पाएं। इसके अलावा कोई एक बच्चा जो कि अलग अलग अक्षमताओं से जूझ रहा है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई विकलांगता से जूझ रहा है, तो इन सबको एक साथ समावेशी कक्षा में कैसे लेकर के चल सकते हैं, इन सब के बारे में हमें मनोविज्ञान बताता है, बच्चों का मनोविज्ञान बताता है और शिक्षण विधि बताता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एज ए टीचर ये बताता है कि हमें कौन सी शिक्षण विधि, एप्रोप्रिएट शिक्षण विधि कौन सी अपनानी चाहिए ताकि बच्चे को सही ढंग से और बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से समझा पाएं एज ए टीचर हम। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, उन उद्देश्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति हेतु अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। यहां पर केवल उद्देश्यों को परिभाषित करने तक सीमित रखा जा रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, तो यह भी उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। और तीसरा देखिए, विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्ष प्रभाविता की तुलना करना, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। संभाव्य रूप में सफल शैक्षणिक प्रविधियों की पहचान करना, यही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सफल शैक्षणिक प्रविधि कहने का मतलब कि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते जिस प्रकार से आप श्रवण बाधित को पढ़ाएंगे। दृष्टिबाधित के लिए जरूरी है कि आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करें, श्रवण बाधित के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा विजुअल क्लिप्स का इस्तेमाल करें, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें। जो डिस्गैलकुलिया से जूझ रहा है, जो डिस्ग्राफिया से जूझ रहा है, जो डिस्पैक्सिया से जूझ रहा है और जो बहुत प्रतिभाशाली है, तो आप सबको एक पैमाने पर नहीं तोल सकते। प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है और इसलिए प्रत्येक बच्चे के हिसाब से शैक्षणिक प्रविधि अलग अलग चुननी होगी और यह हमें बताता है मनोविज्ञान, जो चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। अधिगम प्रभावी क्या कब होगा, क्योंकि यहां पर प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा बहुत कमजोर है, तो आप बहुत प्रतिभाशाली बच्चे की तुलना में बहुत कमजोर बालक को उसी प्रकार से नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत यह है कि कम से कम वो पढ़ना लिखना सीख जाए, उसके लिए वही चुनौती है। जबकि प्रतिभाशाली बालक के लिए क्या आवश्यक है कि उसके संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से उसको और बौद्धिक क्षमता वाली चीजें दी जाए, कंटेंट दी जाए। तो यहां पर अधिगम प्रभावी कब होगा, जब इंडिविजुअलिज्म की बात की जाएगी, यानी कि प्रत्येक बच्चे के आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, अंतर्निहित बौद्धिक विचार, तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अधिगम प्रभावी करना है। और प्रत्येक बच्चे का अधिगम कब प्रभावित होगा, जब उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जरूरतें अलग हैं, प्रत्येक बच्चे का लक्ष्य अलग है। ठीक है, तीसरा देखिए, विद्यालय के मानदंड, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक केंद्र में है। विद्यालय
केंद्र में थोड़ी है कि विद्यालय के मानदंड को फोकस करेंगे, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्य, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अध्येताओं यानी कि लर्नर्स की बात की जा रही है, शिक्षार्थी की बात की जा रही है, को आवश्यकताएं तथा प्रयोजन। विकल्प नंबर 1 शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की बात कर रहा है, यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। बालक को सीखने के लिए मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करने के लिए कौन सा सबसे उत्तम तरीका है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया, उसे असफलता तथा दंड का डर दिखाना। तो डर तो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि डर की वजह से बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा, जो कि बच्चे के संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उन उद्देश्यों को पुनः प्रणालित करना जो व्यक्ति के पास पहले से है। तो जो बच्चे के पास पहले से है, हम उसके लिए उसको कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को कुछ कराना चाहते हैं और उसको टॉफी दे करके उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप टॉफी ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, यानी एक्सटर्नली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चे के पास पहले से टॉफी है, तो क्या वो उसको मोटिवेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसे तो ये लगेगा कि मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि इस काम को करने से मुझे टॉफी मिलेगा वो तो मेरे पास पहले से है। वही कहा जा रहा है कि जो उन उद्देश्यों को पुनः प्रणालित करना जो व्यक्ति के पास पहले से, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पहला देखिए, उसके आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करना। तो निश्चित तौर पर आत्मगौरव और आत्मसम्मान जो है उसके इमोशंस से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन केवल यही कारक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, सकारात्मक प्रेरकों उद्दीपकों का खुलकर प्रयोग करना। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे को यहां पर मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट भी आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप समाज में ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं जो कि बच्चे के खुद के सामाजिक परिवेश से निकल करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को जब आप मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा उसको प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा है और उसके माध्यम से वह चीज़ों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है, यानी कि मोटिवेटेड होता है। पहला वाला इसलिए निगेटिव हुआ था क्योंकि ये केवल इमोशंस की बात कर रहा है, केवल संवेग की बात कर रहा है। तो संवेग उसके संज्ञान को प्रभावित तो करेगा, लेकिन केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर 2 सकारात्मक प्रेरक यानी उद्दीपकों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतिम रूप में कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कैसे बच्चों में आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, बच्चों के लिए जो मोटिवेशन दो प्रकार से होता है, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। तो इंटरनल मोटिवेशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चा खुद तत्पर होकर के पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। अब इंटरनल मोटिवेशन आएगा कैसे? जब बच्चा किसी काम में रुचि लेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसकी कुंजी रुचि को माना जाएगा। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कक्ष का भावात्मक वातावरण यानी संवेग की बात की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्यचर्यात्मक अनुभव की उपयुक्तता, तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया कि कुंजी क्या है, यानी कि मेन पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा दिया गया अध्यापक का व्यक्तित्व, तो ये भी कम अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर बात करें विषय वस्तु में निहित रुचि, यहां पर जो रुचि शब्द है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब इंटरेस्ट लेगा किसी भी काम में, तब वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर क्या होता है। सामान्य परिपक्वता मतलब कि जिस चीज के लिए बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, उस चीज को पहले से ही उन्हें ट्रेनिंग देना। ये बच्चों में क्या करेगा, जो चीज बच्चे पहले से प्रिपेयर नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसके लिए पहले से उनको ट्रेनिंग देना, इससे क्या होगा। तो पहला दिया गया, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि बच्चा 5 साल का है, 5 साल की एज में बच्चा जिम जाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। तो अगर आप देखिए, यहां पर अभी क्या बोला गया कि सामान्य परिपक्वता से पूर्व, यानी कि अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है जिम जाने के लिए, तो फिर भी आप बच्चे को जबरदस्ती जिम भेज देंगे ट्रेनिंग दिलाने के लिए, तो क्या उसमें सामान्य कौशल के निष्पादन में लाभकारी होगा या फिर नुकसान देगा? नुकसान देगा ना, क्योंकि बच्चा अभी फिजिकली प्रिपेयर ही नहीं हुआ है कि वो जिम जाए। अभी तो उसकी एज 5 साल है, 5 साल में आप उसको कैसे जिम ले जाएंगे? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि हमेशा लाभकारी नहीं होगा। कुछ कंडीशन में लाभकारी हो सकता है और कुछ कंडीशन में हानिकारक भी होगा। तो पहला तो बिल्कुल लाभकारी बताया जा रहा था, तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, समग्र रूप में हानिकारक होगा। आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हानिकारक ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो कि, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो वो अपने कक्षा के बालकों के स्तर से ऊपर
अगली कक्षा के भी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो वहां पर भले ही बच्चा अगली कक्षा के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन एज ए टीचर अगर हम लोग उसको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि बच्चे को और मदद करे, उसकी उत्सुकता को पूर्ण करे, उच्च संज्ञानात्मक स्तर की कंटेंट उसको ला करके दें, तो बच्चा और अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यहां पर उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करेगा कि किस परिस्थिति में परिपक्वता से पूर्व उसको ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। तो ये भी कहना कि समग्र रूप से हानिकारक होगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा और कौन सा शिक्षण विधि हम अपना रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। तीसरा विकल्प दिया गया है अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है। तो यह भी विकल्प नेगेटिव है, क्योंकि लाभकारी की केवल बात कर रहा है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। यही मैं बोल रहा था कि जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट अपनाया जा रहा है वो क्या है, साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में उसको मैच्योरिटी से पहले ही ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विकास अनिवार्यतः किसका मामला है। सामाजिक विकास किसका मामला है, यह हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है सामाजिक व्यवस्थाओं की अपेक्षाओं से अनुरूपता। सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा यानी कि समाज जो हमसे अपेक्षा करता है उसके अनुरूप चलने की बात की जा रही है। तो ये आप आंख बंद करके ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि जो समाज हमसे चाहता है हम भी वही करें। जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो समाज भी हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी उसकी तरह फॉलो करें। तो क्या हम उसके साथ फॉलो करेंगे, उसी कुरीति में सहभागिता दिखाएंगे? नहीं, बल्कि हमारी भी अपनी कुछ नैतिक मूल्य हम भी अपने हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम समाज के कुरीतियों का भी अनुकरण करें, अनुरूपता दिखाएं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि, तो ये भी मेन हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक विकास के बारे में हमसे पूछा गया है। चौथा देखिए, सामाजिक कौशलों का विकास, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपने प्रयोजनों यानी कि हमारे क्या मौलिक विचार है, हमारी क्या प्लानिंग है उसके बारे में बात की जा रही है, तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों का समाकलन यानी कि हमारा इंडिविजुअलिज्म की बात की जा रही है और समाज का जो हमारे प्रति अपेक्षा है उन्हें दोनों में सामंजस्य बिठाने की बात की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि जो हम चाहते हैं सिर्फ वही हो, हमें भी तो समाज से कुछ जरूरतें होंगी, तो वो कैसे पूरा होगा जब हम समाज का साथ देंगे और समाज हमारा साथ देगा। यानी दोनों में समायोजन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा कक्ष अनुशासन किसके उन्नयन के लिए अभिमुख होना चाहिए। कक्षा कक्ष अनुशासन कैसे होना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है और किसके उन्नयन के लिए होना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं जिसमें बच्चा खुद करके सीखेगा और उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रखा जाता है। जैसे पहले क्या माना जाता था कि बच्चे कोरे कागज होते हैं और उनको टीचर इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में भरता है, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल परिस्थिति पलट चुकी है। आज बच्चा खुद सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। और जो संरचनावाद है जिसमें जीन पियाजे सबसे बड़े समर्थक हैं, उनका ये मानना था कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जब बच्चे उत्सुक हैं यानी कहीं ना कहीं उनमें जिज्ञासा है और उत्सुकता की वजह से यानी जिज्ञासा की वजह से उनमें रुचि उत्पन्न होगा और रुचि की वजह से वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। इसीलिए स्व अनुशासन की बात की जाती है संरचनावाद में। आप लोग देखे होंगे एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों किसी भी प्रकार का दंड हो, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, उसको निषेध करता है। क्यों? क्योंकि ये संरचनावाद ये मानता है कि बच्चों को अनुशासन में बाहरी तरीके से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इस वजह से होगा क्या कि बच्चे पढ़ने के लिए खुद इंटरनली मोटिवेटेड होंगे। हमें एज ए टीचर सिर्फ उस प्रकार का माहौल देना होगा ताकि बच्चे रुचि ले पढ़ने में। जब बच्चे रुचि लेंगे तो इंटरनली मोटिवेटेड हो जाएंगे। यानी कि अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन कहीं ना कहीं स्वनिर्देशित होना चाहिए। और यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है वैयक्तिक। वैयक्तिक कहने का मतलब कि बच्चा खुद से अनुशासित होगा और साथ ही साथ सामाजिक सामंजस्य। अब अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि ठीक है बच्चा करके तो सीखेगा, वो एक तरीके से अनुशासन में भी है, लेकिन वो अनुशासन किसी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। कहने का मतलब कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, कोई गतिविधि कर रहा है, लेकिन उसके ही बगल में कोई दूसरा ग्रुप है, तो ऐसा ना बच्चा महसूस करने लगे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं जब मुझे स्वतंत्रता है। तो नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तभी तक कर सकते हैं जब दूसरे बच्चे को कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े। यानी कि आप जोर जोर से पढ़ करके थोड़ी चिल्लाएंगे कि बगल वाला बच्चा डिस्टर्ब होने लगे। तो यानी एज ए
इंडिविजुअल, हमारी स्वतंत्रता यहीं तक है जब तक कि अगला बंदा हमसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा खुद करके सीखेगा तो खुद करके सीखेगा और इसके लिए वह स्व अनुशासित भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ स्व अनुशासित और खुद करके सीखने में कहीं ऐसा ना हो कि वह दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करे, इसलिए सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो लड़कों में से प्रत्येक की बुद्धि लब्धि 120 दी गई है। इसमें से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्येक बच्चे, दो बच्चे हैं, दोनों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल 120 है, तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बुद्धि लब्धि का मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि दोनों बच्चे एक ही प्रकार से क्षमतावान होंगे। देखिए किस प्रकार से हो सकता है, मान लीजिए बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, IQ बराबर होता है बच्चे की मेंटल एज डिवाइडेड बाई करेंट एज इंटू 100। अब मेंटल एज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 3 में बच्चा है, लेकिन अगर कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहा है तो उसका मेंटल एज कक्षा 5 के बच्चे के एज के बराबर होगा, और उसका करंट एज कितना है, उसका कक्षा 3 के एज के बराबर है। तो यानी मेंटल एज में वो कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा था, यानी कि कक्षा 5 में बच्चा कितने साल का होगा, 6 साल में तो वो प्राइमरी में जाता है, और 5 और जोड़ देंगे तो 11 साल का होगा। ठीक है, और वो एक्चुअल एज उसकी कितनी थी, कक्षा 3 में अभी है, तो एक्चुअल एज कितना हो जाएगा, 6 + 3 यानी 9 साल। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा ये इसका IQ आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि 120 IQ के दो बच्चे हैं, एक बच्चा जिसका मेंटल एज मान लीजिए 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 है, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल रहा है, देखिए हमें मिल रहा है 120 IQ। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन मैं मानता हूं जिसमें बच्चे का एज 24 वर्ष है और उसका एक्चुअल एज, मेंटल एज 24 वर्ष है और एक्चुअल एज 20 वर्ष है, और इसको अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूं तो 20 25 100 और 24 25 120। देखिए दोनों कंडीशन में हमारा IQ लेवल 120 आ रहा है, लेकिन दोनों में क्षमता अलग अलग होगी, क्योंकि एक में बच्चे की वास्तविक आयु 10 है और एक में बच्चे की वास्तविक आयु 20 वर्ष है। यानी ये वाला जो बालक है जिसका IQ लेवल 20 रहते हुए भी उसका संज्ञानात्मक स्तर इस बच्चे से अधिक होगा, क्योंकि ये ज्यादा परिपक्व है, ज्यादा मैच्योर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला दिया गया हाई स्कूल तथा कॉलेज में दोनों सफल रहेंगे। आप केवल IQ लेवल से ये नहीं कह सकते कि कक्षा में दोनों सफल रहेंगे, ये गलत हो गया। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे का अगर संज्ञानात्मक स्तर और मेंटल एज और ये सभी चीज़ें देखी जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग IQ लेवल आने की संभावना है। हो सकता है एक सब्जेक्ट में बच्चा जो बहुत अच्छा है उसमें IQ लेवल उसका बढ़ जाए, क्योंकि यही तो देखना है ना कि किस कक्षा तक के या फिर किस स्तर के प्रश्नों को वो सॉल्व कर पा रहा है और एक्चुअल एज क्या है। तो जाहिर सी बात है अगर पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है तो हो सकता है कि वो उच्च स्तर के गणित को भी सॉल्व कर ले। लेकिन अगर बच्चे को संस्कृत में रुचि नहीं है तो यह जरूरी थोड़ी है कि वो संस्कृत के भी उच्च स्तर के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, पर्टिकुलर कंटेंट वाइज हो सकता है। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल और कॉलेज में हम केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हाई स्कूल और कॉलेज दोनों में सफल रहेंगे ये बच्चे, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, इन लड़कों की मानसिक आयु समान है। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु अलग अलग होने के बावजूद भी हमारा IQ लेवल समान आ सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, दोनों की अभिक्षमता एक ही प्रकार की है और एक जैसी होगी, यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि एक बच्चे की आयु, वास्तविक आयु 20 वर्ष है, दूसरे की 10 वर्ष है, तो कैसे यह प्रैक्टिकली संभव हो सकता है कि दोनों की अभिक्षमता एक समान होगी? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपयुक्त में से कोई भी कथन अनिवार्यता सत्य नहीं है, यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? निर्णायक पक्ष की बात की जा रही है, वैज्ञानिक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का निर्णायक पक्ष। तो देखिए, निर्णायक यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैच में ये पॉइंट निर्णायक साबित होगा। अब निर्णायक कहने का मतलब कि जो रिजल्ट तक उसको लेकर के जाए। तो कोई भी साइंटिफिकली हम लोग चिंतन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? देखिए, समस्या तो होगा नहीं, क्योंकि समस्या को ही तो सॉल्व करके निर्णायक पक्ष तक पहुंचेंगे, तो ये तो होगा नहीं। विधि भी नहीं होगा, परिणाम भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट हो गया ना। हमें निर्णायक पक्ष की बात करनी है। अब फाइनल रिजल्ट में कोई एक, क्रिकेट में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है टीम, तो वो उसका परिणाम हुआ। अब उसमें कौन सा टर्निंग पॉइंट था, उस टर्निंग पॉइंट को हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, परिकल्पना यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है
कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो शोध करते हैं कि अगर ये परिस्थिति हुई तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, अगर इस प्रकार से परिस्थिति हुई तो इसका क्या रिजल्ट होगा। यानी कि ये ही कहीं ना कहीं निर्णायक पक्ष साबित होते हैं फाइनल परिणाम तक पहुंचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिसमें बच्चा सुन भी सकता है, ऑडियो को सुन भी सकता है और दृश्य को देख भी सकता है, उसे हम लोग श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये जो साधन होते हैं श्रव्य दृश्य साधन, इसको किस रूप में समझना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कक्षा के नित्य क्रम यानी लीक से अलग एक सुखदायी परिवर्तन। जैसे कक्षा में टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा था, उससे लीक से हट करके एक सुखदायी परिवर्तन के तौर पर कि बच्चे बस मजा ले रहे हैं, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये बहुत संकुचित हो गया, क्योंकि बच्चे को केवल मजा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का अर्थपूर्ण अधिगम होना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती है, ये भी निगेटिव है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक की बात की जानी चाहिए। यहां पर टीचर का समय बचे या ना बचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी तरीके से बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टीचर की बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव हो गया। अगला विकल्प दिया गया है, अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक। संपूरक क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा युक्ति जिसके वजह से बच्चे कंप्लीट नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें एक संपूरक के तौर पर देखने की बात कर रहा है। संपूरक कहने का मतलब कि इसके माध्यम से उसका पूरा अधिगम पूरा अर्थपूर्ण किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि हर जगह श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब जैसे बच्चे का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है, तो वहां पर कहां श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोग किया जाएगा, वहां कंप्यूटर कहां लेकर के जाया जाता है, वहां टीवी लेकर के कहां जाया जाता है, वहां टेप रिकॉर्डर लेकर के कहां जाए। टेप रिकॉर्डर तो खैर आपका सिर्फ श्रव्य सामग्री होगा, लेकिन कंप्यूटर और टीवी लेकर के कहां जाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड लेकर के कहां जाया जाता है। तो हर जगह ये संपूरक के तौर पर नहीं देखा जा सकता, इसलिए निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, परंपरागत अध्यापन का अनुकल्प। अनुकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब कि जैसे देखिए, आज हम लोग आईसीटी की बात करते हैं कक्षा में, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और साथ ही साथ नवाचार की बात करते हैं, ताकि शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी आ सके। तो पहले परंपरागत तरीके से ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को बताया जाता था, लेकिन आज शिक्षा की जरूरत यह है और समय की मांग यह है कि बच्चे को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाए। क्यों पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे आज हम लोग, पहले क्या था, पहले ज़माने में इंटरनेट नहीं था, तो इस वजह से हमारी मजबूरी थी कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाए। लेकिन आज इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से दुनिया में बैठे किसी भी टीचर का बच्चों से इंटरेक्शन कराया जा सकता है और अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करने के सेंस में। वहीं हमसे बोला जा रहा है कि जो परंपरागत अध्यापन था, जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता था, अब उसमें बच्चे को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड में बच्चे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि ये दृश्य श्रव्य साधन है। तो इससे सब्स्टिट्यूट के तौर पर बदलने के सेंस में कहा जा रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब कि एज ए टीचर मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने से मेरे बच्चे जो हैं, जो कक्षा में शिक्षार्थी हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो एज ए टीचर मुझे क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करें कि वह उसकी अध्यापक कक्षा बदल दे। तो केवल कक्षा बदलने से परेशानी सॉल्व थोड़ी होगा। जिस कक्षा में ये अध्यापक जाएंगे उस कक्षा में भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उसमें भी बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, कोई और नौकरी ढूंढ ले। तो क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं सॉल्यूशन है। उसके बाद से पहला देखिए, विद्यार्थियों को सलाह दें कि वे प्राइवेट ट्यूशन लगा लें। तो ये भी गलत है। जब बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लगा लेंगे तो फिर एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी कहाँ तय हुई। आप तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि उसको प्राइवेट ट्यूशन ले लिया जाए। बच्चे गरीब तबके के भी आते हैं, वो ट्यूशन की फीस कहाँ से लाएंगे। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, उसे स्वयं एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब बार बार हम लोग टीचर बदलना यहाँ पर सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि जो अगला टीचर है वो भी सही से ना पढ़ा पाए। तो जरूरी ये है कि मैं अब एज ए टीचर अपनी कमियों को पहचानूं, मैं एज ए टीचर अपनी कमियों को पहचानूं कि
आखिर मैं बच्चों को समझा क्यों नहीं पा रहा हूं? तो अगर मुझे मेरी शिक्षण विधि में ही खोट है तो निश्चित तौर पर एज ए टीचर मुझे मेरी शिक्षण विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसके लिए मुझे रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? मतलब कि मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा हूं और वहां पर एक ग्रुप है जो कि बार बार कक्षा में एब्सेंट रहता है, तो एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, इस मामले में रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे, तो ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। इससे बच्चे, जो ग्रुप में बच्चे हैं, जो समूह के बच्चे हैं, उसके मन में ये हो सकता है कि मेरी शिकायत प्रधानाध्यापक से की जा रही है, तो वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं उग्र हो जाएंगे कि चलो मैं भी कक्षा नहीं करूंगा, देखता हूं कि टीचर क्या कर लेते हैं। तो ये आप बच्चे को इतना उग्र नहीं कर सकते। एज ए टीचर देखिए, आप बच्चों से ज़्यादा मैच्योर हैं, तो आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे बच्चों के मन में निगेटिविटी फैले। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर प्रधानाचार्य भी क्या कर लेंगे? एज ए टीचर तो आपको कक्षा में पढ़ाना है ना, प्रधानाचार्य क्या कर लेंगे बेचारे? तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे, ये भी निगेटिव है। निगेटिव इसलिए है क्योंकि अब 6 घंटे के लिए एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करें। अगर हम बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं कक्षा में, तो आप माता पिता को कह करके, उनके माता पिता कक्षा में थोड़ी आएंगे, कक्षा में थोड़ी बैठेंगे कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि जब माता पिता ने हमें 6 घंटे के लिए बच्चे को सौंप दिया है, तो हम उसके अभिभावक के तौर पर देखरेख करें, पढ़ाने के साथ साथ उसका देखरेख भी करना है। तो यहां पर यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। अब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, मूवी देखने चले जा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं कि उसके हाल पर छोड़ दीजिए, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, क्रियात्मक शोध करेंगे। क्रियात्मक शोध सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? अब एज ए टीचर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं शिक्षण विधि जो अपना रहा हूं उससे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि तभी तो बच्चे कक्षा में अनुपस्थित है जब उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जब कॉलेज में रहे होंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में रहे होंगे, बीएड बीटीसी के दौरान रहे होंगे, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जिनका आपको कक्षा लेने का मन ही नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि वो इतना बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, इतना केवल चीज़ों को लिखवाने में विश्वास रखते हैं, केवल कोर्स कंप्लीट करने में विश्वास रखते हैं। तो बच्चे रुचि कहाँ लेंगे? जब तक बच्चा रुचि नहीं लेगा तब तक इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होता है पढ़ने के संदर्भ में। इस वजह से क्रियात्मक शोध यहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है कि मैं एज ए टीचर अपनी खुद से मूल्यांकन करूंगा कि क्या जो शिक्षण विधि मैं अपना रहा हूं वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे मुझे पता चल पाएगा कि बच्चे आखिर क्यों कक्षा से एब्सेंट रह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे कि ए सेक्शन में केवल तेज बालक हैं, बी सेक्शन में सामान्य बालक हैं और सी सेक्शन में बिल्कुल कमजोर बालक हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इनमें से किस सेक्शन को आप पढ़ाना चाहेंगे। देखिए, पहले तो ये बांटना ही नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा का सीधे तौर पर यह विरोध है। अगर बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर आप अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये समावेशी कक्षा का विरोध है। पहले तो बांटना ही नहीं है। अगर मान लीजिए बांट भी दिया गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे, तो हम किसी भी सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम योग्यता के आधार पर बच्चे से बंटवारा, भेदभाव करेंगे ही नहीं। ये समावेशी कक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। तो आप किसी भी सेक्शन को पढ़ाने के लिए तैयार रहने चाहिए, क्योंकि हम केवल तीव्र को, समान को या फिर कमजोर को अलग अलग नहीं देखेंगे, सबको एक समान बच्चे के तौर पर देखेंगे। क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर बंटवारा करना ही नहीं है या फिर उसको अलग देखना ही नहीं है। तो जब मैं अलग नहीं देखूंगा तो मैं तैयार हूं किसी भी सेक्शन के बच्चे को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है। कौन सा यहां पर एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना। बिल्कुल सही बात है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, इसमें एनसीईआरटी ने अपना प्रपोजल सरकार को भेजा था। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है, निगेटिव वाला। ये तो इसका कार्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के ही मदद से एनसीएफ तैयार किया जाता है, एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया उसमें अध्यक्षता एनसीईआरटी की थी। तो शिक्षा के जगत में सरकार को सलाह देना तो इसका प्रमुख कार्य है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तीसरा देखिए, विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों का वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी इसका कार्य, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की बुक आप लोग देखते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना, यानी कि जो विद्यालय आधारित परीक्षाएं होती हैं उसका संचालन एनसीईआरटी नहीं करता है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 में ये मेंशन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को भी किसी भी विद्यालय में, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, वहां पर शिक्षा लेने का अधिकार होगा। तो ये किस में किया गया है? 29 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कक्षा की सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मापदंड क्या है? यानी कक्षा में बच्चों को किस क्रम में बैठाना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी कि कोई एक अमीर परिवार से आ रहा है तो उसको आगे बैठाने की बात की जा रही है, और गरीब परिवार से तो उसको पीछे बैठाने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया है विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संबंध, यानी कि एक बच्चे का दूसरे के साथ कैसा संबंध है, अगर वो दोस्त है तो साथ बैठेगा, अगर दोस्त नहीं है तो पीछे बैठेगा, उस सेंस में है। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, बुद्धि तथा अभिप्रेरणा स्तर। बुद्धि यानी कि जो तीव्र बुद्धि का है उसको आगे बैठाने की बात की जा रही है, और जो बिल्कुल कमजोर है उसको पीछे बैठाने की बात, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, यानी कि अगर जिसकी बच्चे की हाइट कम होगी, लंबाई कम होगी, उसको आगे बैठाया जाएगा ताकि पीछे से उसको देखने में दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ दृष्टि की तीव्रता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से दृष्टिबाधित होते हैं, यानी कि थोड़ा कम देख पाते हैं, तो उसको आप पीछे बैठाएंगे तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा ब्लैक बोर्ड पे, तो उसको आगे बैठाया जाएगा। यानी कि दृष्टि की तीव्रता और बच्चों की लंबाई के अनुसार बच्चे को बैठाना चाहिए। विकल्प नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला दिया गया कठोर होना चाहिए, ये विकल्प निगेटिव है। हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते उसके कॉपी को जांचते समय, ठीक है। दूसरा दिया गया नरम होना चाहिए, ये भी बिल्कुल निगेटिव है। अब ऐसा भी नहीं हो कि बच्चा कुछ आंसर नहीं लिखा है और उसको हम लोग जबरदस्ती नंबर दे रहे हैं नरम होकर के, तो ये भी गलत है ना। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि बच्चा अगर थोड़ा आधा प्रोसेस सही किया है तो भी हम पूरा नंबर काट लें, तो ये भी तो गलत है ना, दोनों गलत है। इसके बाद से देखिए, चौथा दिया गया बीच का, ना अधिक कठोर ना अधिक नरम, ये भी गलत है। देखिए, अब बच्चे जिस प्रकार से उत्तर लिखे हैं उसी प्रकार से आपको नंबर देना है, ना तो कठोर होना है ना तो नरम होना है, ठीक है। अब वस्तुगत को हम लोग यहां पर ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में, वस्तुनिष्ठता जिसे आप बोलते हैं, यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा उसके कॉपी को जांचते समय, कि कोई भी टीचर जांचे उसका, उस टीचर का उसके उत्तर पर प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब कि हम पहले से बच्चे के मन में अपनी अवधारणा तय ना कर लें, हम रूढ़िवादी विचारों से ना घिर जाएं, बल्कि ऑब्जेक्टिव रहें उसकी कॉपी को जांचते समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे? अब मेरी कक्षा में अधिकांश बच्चे अगर फेल हो जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो एज ए टीचर मुझे ही लेनी पड़ेगी ना, कि मैं हो सकता हूं अच्छे तरीके से बच्चे को ना पढ़ा पाया हूं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसका गलती बच्चे पर नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि बच्चे तो जीन पियाजे के अनुसार बहुत ज़्यादा उत्सुक है, सीखने के लिए तैयार है। लेकिन हम एज ए टीचर सही शिक्षण विधि का प्रयोग करें ताकि बच्चे का रुचि बरकरार रहे और वो इंटरनली मोटिवेटेड होता रहे चीजों को सीखने के संदर्भ में। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण विधि में कमी है, इसलिए एज ए टीचर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा विकल्प जो बच्चे को लापरवाह बताए, कमजोर बताए, उसको कम आके, वो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अगर असफल हो रहा है तो वहां पर पूरी जिम्मेदारी एज ए टीचर हमारी है। हमने सही विधि से बच्चे को नहीं पढ़ाया, इस वजह से बच्चा नहीं सीख पाया। विकल्प गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाएं, तो यह भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने के लिए कभी भी रिसोर्सेज सामने नहीं आता है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज या फिर कम सुविधा को हम लोग ढाल नहीं बना सकते कि हम सही से सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, अधिकारियों की कमजोर योजना, ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, आपकी अपनी शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन यानी कि उद्देश्य। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। चौथा दिया गया है कौशलों का विकास, ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। एज ए इंडिविजुअल एक बच्चा सभी प्रकार के कौशल को नहीं सीख सकता। जैसे कि एक इंजीनियर अगर कोई बच्चा है तो वो डॉक्टरी नहीं कर सकता, एक डॉक्टर बच्चा है तो वो बढ़ई का काम नहीं कर सकता, एक बढ़ई अगर बच्चा है, बच्चा कहने का मतलब कि यहां पर थोड़ा सा आपको ब्रॉड सेंस में सोचना होगा। बच्चा कहने का मतलब कि बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल जो एक एडल्ट है, जो डॉक्टर है, वो
बढ़ई का काम नहीं कर सकता, बढ़ई पेंटर का काम नहीं कर सकता। ये सभी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, यानी कि अलग अलग कौशल होते हैं किसी भी चीज़ को करने के संदर्भ में। और यहाँ पर अधिगम का मुख्य उद्देश्य उसमें कौशल का विकास करना तो है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना, क्योंकि अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि उसके प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम बोलते हैं, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो कौशल है, देखिए सभी कौशल बच्चे को आना जरूरी है ये भी नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक इंजीनियर भी हूँ, एक एमएनसी कंपनी में अपने सर्विसेज देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर वाला कौशल भी मेरे अंदर हो। मेरे अंदर इंजीनियर और टीचर की क्वालिटी मान लीजिए है, लेकिन डॉक्टर की क्वालिटी थोड़ी होगी। हमारे अंदर एक तरीके से एरोप्लेन उड़ाने की क्वालिटी थोड़ी होगी या फिर कौशल थोड़ी होगा। मेरे अंदर किसानी खेती करने का कौशल थोड़ी होगा। यानी कि एज ए इंडिविजुअल सभी कौशल को सीखा ही नहीं जा सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो कौशलों का विकास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर किस फील्ड में बच्चा काम कर रहा है उस कौशल को एक्वायर करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कौशलों की विकास की बात की गई है। तो कौशल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी फील्ड में अलग अलग कौशल ये लोग लिए हुए हैं। तो यहां पर सभी कौशलों को एक्वायर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे लिए जरूरी है उन कौशलों के लिए बात करनी चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया है, किसी के बारे में एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि किस कौशल की बात की जा रही है, इस वजह से यह विकल्प नहीं हो सकता हमारा। तीसरा दिया गया ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन का मतलब कि ज्ञान को अर्जित करना, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। एज ए इंडिविजुअल शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएं और समाज में उस परिवर्तन, जो मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उसको परिलक्षित करें। ज्ञानार्जन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्ञान को अर्जित करना। अब कोई बच्चा क्या होता है कि रट कर भी परीक्षा में पास हो जाता है, तो क्या आप उसे अधिगम का मुख्य उद्देश्य मानेंगे? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बच्चा केवल परीक्षा में पास होने के लिए रटा हुआ था, तो इसे ज्ञानार्जन को अधिगम का मुख्य उद्देश्य नहीं मान सकते। पहला देखिए, और वैसे भी देखिए ये पहले से इसमें इंक्लूडेड है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पहला दिया गया सामाजिक समायोजन, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हालांकि बच्चा जब अधिगम कर रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, और जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो समाज से अनुकूलन कर लेगा। यानी समाज में समायोजित होने के लिए ही तो वो पढ़ रहा है। वो आखिर क्यों पढ़ रहा है? इसलिए पढ़ रहा है कि समाज के जो तौर तरीके हैं उसके बारे में जाने, उसके बारे में सीखे, कैसे क्या होता है, ये सभी चीज़ें जाने। यानी कि अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो समायोजन भी कर लेगा, और ज्ञानार्जन तो हो ही रहा है उसका। यानी कि व्यवहार परिवर्तन यहां पर एप्रोप्रिएट है। और साथ ही साथ ध्यान से समझिएगा, आगे संशोधन लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज़ें कल तक थीं, अगर मान लीजिए साइंटिफिकली कुछ चेंज हो गया तो उसे हमें भी संशोधन करना होगा। जैसे कि जब नाभिक का खोज हुआ था तो उस समय पहले जो जिनका प्रयोग हुआ होगा उसके हिसाब से उन्होंने अपना थियरी दिया। उसके बाद से जब आगे कुछ नया प्रोग्रेस हुआ तो कुछ नया थियरी आया। यानी कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया एक थियरी को लेकर के, अब उसके आगे कुछ नया डेवलपमेंट हुआ तो हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, संशोधन करना होगा। यानी जो कुछ हमने सीखा था, अगर कुछ शिक्षा में अपडेट हुआ है तो हमें उसे अपने स्कीमा में, जो जीन पियाजे ने बोला था स्कीमा में, उसमें परिवर्तन करना होगा, संशोधन करना होगा समय समय पर। इसीलिए तो बोला जाता है कि शिक्षा परिवर्तनशील होती है। तो यानी व्यवहार परिवर्तन यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, और बाकी के विकल्प इसी में समाहित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, केवीएस पीआरटी 2010 पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।